डियर स्टूडेंट्स, हमारे एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन टॉपिक के अगले टॉपिक पे चलते हैं और वो टॉपिक है एलिसा। ठीक है, एलिसा इस टॉपिक पे चलते हैं। एलिसा क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो एलिसा ठीक है, एलिसा क्या होता है? एलिसा इसका जो फुल फॉर्म है वो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये इसका फुल फॉर्म है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए, यानी किसी चीज़ में जो है वो कोई एंटीजन या एंटीबॉडी, उसकी जो है वो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के अलावा उसकी प्रेजेंस को पता करने के लिए भी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। इसको जो डिस्कवर किया था एंगवेल एंड परलामा, इन्होंने 1971 में इसकी जो है वो डिस्कवरी की थी। इसको एंजाइम इम्यूनो एसे इस नाम से भी जाना जाता है। और HIV इसके जो है वो टेस्टिंग के लिए जो है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही सेंसिटिव है, यानी बहुत सेंसिटिव का मतलब है कम से कम मात्रा में भी कोई चीज़ प्रेजेंट होगा तो उसको बहुत आसानी से जो है वो डिटेक्ट किया जा सकता है। तो HIV अगर कम मात्रा में है तो उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस के वायरस हैं या कोई दूसरे वायरस प्रकार के हैं तो उसको बहुत आसानी से यह डिटेक्ट कर लेता है। तो फुल फॉर्म ध्यान रखें, कौन जो है वो डिस्कवर किया ध्यान रखें, और किस किस डिसीज़ में HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब जो है वो कुछ डिसीज़ के नाम याद रखें कि किस किस डिसीज़ को जो है वो इससे जो है पता लगाया जा सकता है। ठीक है, एलिसा। तो एलिसा, अगर हम लोग इसको एलिसा कह रहे हैं तो इसके नाम के मतलब हमने इसका जो फुल फॉर्म बताया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसके नाम के हर एक चीज़ का कुछ मतलब है। जैसे एंटीजन को क्योंकि हम लोग एक ऐसा वेल जैसा होगा और इसमें फिक्स करके रखेंगे, उसमें बाइंड करवा के रहेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सॉर्बेंट। ठीक है, इम्यूनोसॉर्बेंट। तो उसमें जो सॉर्बेंट का मतलब है ये वेल होगा, इसमें यहाँ पे कहीं पे एंटीजन या एंटीबॉडी, किसी में एंटीबॉडी को, लेकिन अधिकांशतः एंटीजन को ऐसे फिक्स करा के रखते हैं तो जो है वो इसलिए इसको बोलते हैं सॉर्बेंट। ठीक है, एडजॉर्ब करा के रखा हुआ है। दूसरा, ये जो एंटीजन है जिसको हमने किया, इसको एंटीबॉडी से जो है वो, तो इसीलिए इसका क्या नाम हो गया, इम्यूनो। ठीक है, एंटीजन जिसको एडजॉर्ब करा के रखा है उसे एंटीबॉडी से जो है पता कर सकते हैं, तो इसलिए इसको इम्यूनो। उसके बाद सिर्फ ये एंटीबॉडी से नहीं, बल्कि फिर इस एंटीबॉडी को जो इस एंटीजन से बाइंड किया, इसको पहचानने के लिए एक और एंटीबॉडी लेके आते हैं जिसको सेकेंडरी एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए, और उस एंटीबॉडी में एक एंजाइम लगा होता है। ठीक, सेकेंडरी एंटीबॉडी में एक एंजाइम लगा होगा तो एंजाइम लिंक्ड। ठीक, एंजाइम लिंक्ड। और आखिरी में उस एंजाइम से करने वाला सबस्ट्रेट डालेंगे, तो इसलिए इसको जो है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्योंकि सबस्ट्रेट का कलर बदल रहा है इसलिए हम लोग को पता चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे कलर बदल रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एसे, क्योंकि कलर जो बदलता है उसी से हम लोगों को इसका पता चल रहा है। तो ठीक है, ध्यान हो गया कि पहले वेल और यहाँ पे कहीं पे जो है हम लोग एंटीबॉडी को जो है वो एडजॉर्ब करा के रखे हैं, फिर एंटीजन को एडजॉर्ब करा के रखे हैं, उसके बाद इसको जो है किसी एंटीबॉडी से पहचानेंगे, फिर इस प्राइमरी एंटीबॉडी को किसी दूसरे एंटीबॉडी से पहचानेंगे, इस दूसरे एंटीबॉडी में कोई एंजाइम लगा होगा और इस एंजाइम के लिए हम लोग क्या डालेंगे, कोई सबस्ट्रेट। तो इसलिए इसका पूरा नाम क्या पड़ गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, एलिसा और उसका जो है बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये जो है वो एंजाइम को जो है वो बाइंडिंग एंटीजन और एंटीबॉडी को जो होता है वो डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई एक एंजाइम होगा कि उसमें एंटीबॉडी किसी एंटीजन से बाइंड हुआ या नहीं, ये चीज़ देखने के लिए डिटेक्ट किया जाता है। और ये जो मान लो एंटीबॉडी है, इसमें ये एंजाइम लगा है, इससे इसका जो है वो कोई मैं सबस्ट्रेट डाल दूँ तो ये सबस्ट्रेट जो है वो कोई कलर्ड फॉर्म करना चाहिए। मतलब पहले अगर जो है वो मतलब कोई पहले जो है उसका कोई कलर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो एंजाइम के संपर्क में आएगा तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाएगा जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, कलर, यानी वो क्या होना चाहिए, एक तरीके का क्रोमोजन, कोई कलर पैदा करने वाला सब्सटेंस होना चाहिए कि अंतिम में एंजाइम के जैसे ही संपर्क में आया, एंजाइम के जैसे ही संपर्क में आया तो कोई ना कोई क्या होना चाहिए, कलर बनना चाहिए। ठीक है, और एलिसा का उपयोग या तो एंटीजन की प्रेजेंस को पता करने में, एंटीजन के प्रेजेंस को, या एंटीबॉडी को
दोनों के प्रेजेंस को पता करने के लिए हम लोग किया जा सकता है, ठीक है। और हम लोग को पता ही है 1971 के आसपास इसको जो है वो डेवलप किया गया है। तो इस वाले डायग्राम से अपने को बहुत क्लियर हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो है वो कोई एक एंटीजन है, ठीक, इसको डिटेक्ट किया, ये हो गया अपना प्राइमरी एंटीबॉडी। इस एंटीजन को हम लोगों ने इस टेस्ट ट्यूब में मान लो डाला था और इस एंटीजन को डिटेक्ट किया प्राइमरी एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी के जो ये एफसी साइट है, इस एफसी साइट के लिए एक सेकेंडरी एंटीबॉडी, इस सेकेंडरी एंटीबॉडी से यहाँ पे अटैच हुआ होता है एंजाइम। ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के और जैसे ही हम लोग इसमें सबस्ट्रेट डालते हैं तो एंजाइम के संपर्क में आता है और सबस्ट्रेट जो है वो कोई कलर सब्सटेंस डाल देता है। तो अपना जो टेस्ट ट्यूब होगा इसका कलर जो है वो कोई ना कोई कलर इसमें सॉल्यूशन आ जाएगा, और जैसे ही इसमें कलर सॉल्यूशन आएगा अपन समझ जाएंगे कि ये एंटीजन जो है वो उस सैंपल में जो है वो मौजूद है। अगर वो एंटीजन उस सैंपल मौजूद नहीं होता तो क्या होता, ये प्राइमरी एंटीबॉडी ही जो है वो इस एंटीजन से बाइंड नहीं करता, और जब बाइंडिंग नहीं होता तो जब वॉशिंग करते तो ये पूरा एंटीबॉडी वहाँ से बाहर निकल जाता, तो ये पूरा आगे का चेन जो है वो नहीं चलता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंटीबॉडी सेकेंडरी एंटीबॉडी, उस सेकेंडरी एंटीबॉडी से एंजाइम लगा होगा, फिर सबस्ट्रेट डालेंगे तो सबस्ट्रेट का जो है वो कैटालिसिस होगा, फिर उससे कोई कलर फॉर्म होगा और वो वही कलर हम लोगों को विजुअल फॉर्म में दिखता है, ठीक है। तो ये इसके जो है वो कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के पहले हम लोगों ने इस स्टेप में क्या किया, एंटीजन को लोड कर दिया, मतलब किसी वेल में एंटीजन को प्रॉपरली जो है वो एब्जॉर्ब करा दिया, लोड करा दिया। उसके बाद में उसमें क्या डाला, प्राइमरी एंटीबॉडी। तो प्राइमरी एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन से क्या हो गया, बाइंड कर गया। अब उस प्राइमरी एंटीबॉडी को करने वाला हम लोगों ने यहाँ पे क्या डाला, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दिया यहाँ पे। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी ने प्राइमरी एंटीबॉडी को पहुँचाना और इस तरीके से बाइंड कर गया, और उस सेकेंडरी एंटीबॉडी में क्या लगा होगा, एंजाइम। तो यहाँ पे अब हम लोग सबस्ट्रेट डालेंगे, तो सबस्ट्रेट जैसे ही डालेंगे तो देखिए ये पहले जो है वो कोई कलर नहीं आ रहा है, सबस्ट्रेट जैसे ही डाला तो क्या कलर आ गया, यहाँ पे ब्लू कलर आ गया है, और ब्लू कलर आया, इसका मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन को पहचान के बाइंड कर पाता था, ठीक है। इसीलिए जब हमने वॉश किया तो वो एंटीबॉडी वहाँ से बाहर नहीं निकला, ठीक है। तो अगर तो प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन को नहीं पहचानता तो आगे के स्टेप होते ही नहीं, सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं करता, और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड नहीं करता तो वहाँ कोई एंजाइम ही नहीं होता जो सबस्ट्रेट से का कलर जो है वो बदलवा सके, ठीक है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को किया जाता है। अब देखिए इसके 3 टाइप हैं। पहला टाइप इनडायरेक्ट टाइप है, दूसरा है इसी का एक और फॉर्म होगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और एक होता है कॉम्पिटिटिव। ये जो इनडायरेक्ट एलिसा है इसको हम लोग HIV इसके जो है वो डायग्नोसिस में या इसका जो है पता लगाने के लिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने जो बेसिक स्टेप्स पढ़े वो एक्चुअल में ये इनडायरेक्ट एलिसा के ही हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए, पहले स्टेप में हम लोगों ने एंटीजन को कोड कर दिया, यानी किसी जो भी हम लोगों ने पेशेंट होगा एड्स का या उसी तरीके के किसी दूसरे पैथोजन रखने वाले का, उसके सैंपल को किसी वेल में हम लोगों ने कर दी कोटिंग। हर स्टेप में हम लोग क्या करते जाएंगे, वॉशिंग, ताकि जो भी चीज़ इसके सरफेस में बाइंड नहीं हुआ है वो ऐसे ही तैरता ना रहे, वो चीज़ क्या हो जाए, बाहर हो जाए। उसके बाद मान लो HIV था तो HIV को पहचानने वाला हम लोगों ने क्या डाला, एंटीबॉडी, प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दिया। अब प्राइमरी एंटीबॉडी अगर तो ये एंटीजन जो कोट हुआ वो HIV वाला ही था, मतलब HIV वाला ही था, तो HIV का प्राइमरी एंटीबॉडी उस एंटीजन से बाइंड कर जाएगा। नहीं तो जब हम लोग वॉश करेंगे तो सारा का सारा जो है वो एंटीबॉडी जो है वहाँ से बाहर निकल जाएगा और वापस से अपना जो पहले स्टेप में जैसे ये एंटीजन बाउंड है उतना ही रह जाएगा, कोई भी एंटीबॉडी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा। तीसरे स्टेप में हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते हैं और आप देख ही सकते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी में क्या लगा हुआ है, एंजाइम्स लगे हुए हैं। तो अगर सोचिए इस वॉश स्टेप से सारा का सारा ये एंटीबॉडी जो है वो निकल गया होता तो क्या सेकेंडरी एंटीबॉडी वहाँ पे रह पाता क्या, नहीं, क्योंकि सेकेंडरी एंटीबॉडी भी किसी से बाइंड नहीं कर पाती, और जब सेकेंडरी एंटीबॉडी भी किसी से बाइंड नहीं कर पाती तो उसको भी अगर वॉश करते तो सारा का सारा सेकेंडरी एंटीबॉडी क्या हो जाता, बाहर निकल जाता। और ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे तो वो बाहर नहीं निकला, प्राइमरी एंटीबॉडी भी HIV से बाइंड कर गया, और क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी बाउंड फॉर्म में था तो सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर गया, तो इसलिए एंजाइम भी वहाँ पे है। तो अब जब हम सबस्ट्रेट डालेंगे तो वो सबस्ट्रेट इस एंजाइम से जो है वो कैटेलाइज हो जाएगा और क्रोमोजन तो अपना जो है येलो कलर देता है। तो ये जो कलर आया इसी की इंटेंसिटी को अगर मेजर करें तो हम लोग क्वान्टिटेटिव में चल देंगे, और सिर्फ येलो कलर आया ये देखेंगे तो ये हो गया अपना क्वालिटेटिव टेस्ट।
ठीक है, यहाँ पे अगर वॉश हो जाता और यहाँ पे वॉश हो जाता तो ये सबस्ट्रेट का तो होने का कोई चांस था ही नहीं क्रोमोजन बनाने का। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एलिसा, किसके लिए? HIV के लिए। नेक्स्ट इज सैंडविच एलिसा, ठीक है, या डायरेक्ट एलिसा भी कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है? देखिए, इसमें किस चीज़ को हम लोगों ने कोट किया हुआ है? किस चीज़ को किया हुआ है? एंटीबॉडी को। ठीक, इनडायरेक्ट में किसको किया गया था? एंटीजन को। तो देखिए, एंटीबॉडी को कोट कराया, वॉश कराया, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या डालते हैं? एंटीजन को डालते हैं। ठीक है, एंटीजन को डालते हैं और एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ, वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना। बाकी जो एक्सेस एंटीजन था उसको वॉश करके निकाल दो। अब कोई ऐसा एंटीजन भी हमने अपनी मर्जी से डाला है, तो इस एंटीजन को कौन सा एंटीबॉडी पहचानता था वो अपन देख लेते हैं। तो एंटीबॉडी डालते हैं और उस सेकेंडरी एंटीबॉडी में क्या लगा होगा? एंजाइम। अब क्योंकि ये एंजाइम इस एंटीजन को पहचानता था तो उससे बाउंड किया, और ये जो एंटीजन है वो दो एंटीबॉडीज के बीच में किसकी तरह बन गया? सैंडविच की तरह। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैंडविच एलिसा। तो वापस से सेम जो पहला प्रिंसिपल था कि अब जब हम लोग सबस्ट्रेट डालेंगे तो सेकेंडरी एंटीबॉडी में जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट को जो है क्या करेगा? कैटेलाइज करके कोई कलर बनाएगा। येलो कलर बना दिया और उस कलर की इंटेंसिटी को हम लोग मेजर कर लेंगे। अब सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जो एंटीजन डाले और हम लोगों ने जिस एंटीबॉडी को कोट किया वो इस एंटीजन के लिए नहीं होता, तो ये वाला एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। जब ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता तो सारा एंटीजन यहाँ वॉश होकर बाहर निकल जाता और सेकेंडरी एंटीबॉडी को बाइंड करने के लिए कोई एंटीजन नहीं मिलता, तो ये वाला कलर फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सैंडविच एलिसा कि दो एंटीजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंटीजन, इसके बीच में क्या लगा हुआ है? एक एंटीजन। ठीक है, इस बात को अपन ध्यान रखें कि व्हाट इज सैंडविच एलिसा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एलिसा। इससे पहले जो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, मतलब इनडायरेक्ट और अपना दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी सैंडविच एलिसा, उन दोनों को हम लोग बोलते हैं अनकॉम्पिटिटिव एलिसा भी कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव एलिसा में क्या होगा कि हम लोग कोई पहले से, मतलब हम लोग यहाँ पे जो है वो एंटीजन का कोटिंग तो कराएंगे ही, मतलब एंटीजन की कोटिंग कराएंगे, जैसे हम लोग इनडायरेक्ट के केस में करा रहे थे, एंटीजन की कोटिंग करा दी। और प्राइमरी एंटीबॉडी के फॉर्म में हम लोग ऐसा जो है वो एंटीबॉडी डालेंगे जिसमें पहले से ही, मतलब इस एंटीबॉडी से बाइंड कर सकने वाला एंटीजन इससे क्या हो? बाउंड हो। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को ही डालेंगे। ठीक है, जब इस एंटीजन एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स को आप डालेंगे तो जो हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है एंटीजन, उसके साथ में इसका क्या होगा? कंपटीशन होगा। ठीक है, कंपटीशन होगा। और जब इसका कंपटीशन तब हो सकता है कि जब हम लोगों ने जो एंटीजन कोड किया हुआ है वो भी समान वाला एंटीजन है, जिससे कि ये एंटीबॉडी क्या कर पाता हो? बाइंड कर पाता हो। अगर कोई दूसरा एंटीजन होगा जिससे कि ये एंटीबॉडी जो है वो बाइंड नहीं कर सकता, तो जो है वो ये कंपटीशन होने की कोई भी चांसेस नहीं है। अब जब ये कंपटीशन होगा तो कुछ एंटीबॉडीज जिस एंटीजन से बाइंड किए, हम लोग को पता है बहुत ही मोबाइल सा रिएक्शन है, तो इस एंटीजन को छोड़ेंगे और जो बाउंड वाला एंटीजन है उससे जो है वो जाके बाइंड हो जाएंगे। तो और क्योंकि इन एंटीजन के एंटीबॉडी इन दो प्रकार के एंटीजन के बीच में बाइंड करने के लिए जो है वो एक तरीके से कंपटीशन हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव एलिसा। बाकी की जो टेक्निक है वो सेम रहेगी। अब एक बार जब एंटीबॉडी बाइंड कर गया तो उसके बाद उससे जो है वो सेकेंडरी एंटीबॉडी, उसमें एंजाइम लगा हुआ है, फिर उसमें कोई क्रोमोफोर डालो और जो है वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कैटेलाइज करके कोई ना कोई कलर का फॉर्मेशन कर देंगी। तो ये वाला अपना क्या हो गया? कॉम्पिटिटिव एलिसा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एलिसा बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टेक्निक है। ठीक है, जो एलिसा की तरह का ही एक दूसरा एसे है, दैट इज कॉल्ड रेडियो इम्यूनो एसे या रिया। ठीक है, एलिसा और एलिसा के बाद जो दूसरा एसे है वो है रिया। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक टेक्निक है। रेडियो आइसोटोप का यूज़ किया जाता है और इस टेक्निक का यूज़ तब किया जाता है जब हम लोगों को किसी ऐसे सबस्टेंट को पहचानना हो जो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो, जैसे या तो माइक्रोग्राम में हो या नैनोग्राम में हो
तो और उसको जो हमारे कन्वेंशनल मेथड है उससे पहचान पाना पॉसिबल नहीं है। तब हम लोग किस टेक्निक का यूज़ करते हैं, रेडियो इम्यूनोएसे का। रोजलिन येलो और इस साइंटिस्ट ने जो है इसको डिस्कवर किया था। ये ध्यान रखना क्योंकि किसी एक कंपटीशन एग्जाम में स्पेसिफिक नाम पूछा हुआ है, शायद नेट के एग्जाम में, कि किसने रिया को डिस्कवर किया था, एलिसा को किसने डिस्कवर किया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। 1977 में आफ्टर एलिसा ये रिया टेक्निक आई और उसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। तो रेडियो एम्यूनोएसी भी जैसे हम लोगों का कॉम्पिटिटिव एलिसा था उसी तरीके का कंसेप्ट है। तो इसमें जैसे वहाँ पे ये जो था वो एंटीबॉडी था और इससे पहले से एंटीजन बाइंड हुआ होता था और उससे जब हम लोग एंटीजन डालते थे तो ये एंटीजन इससे मतलब जो हम लोग का बाउंड एंटीजन था उसका इससे कॉम्पिटिशन होता था और एंटीबॉडी जाके बाइंड कर जाता था। उसी तरीके का कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग किसके किसके बीच में, रेडियो लेबल्ड एंटीजन और अनलेबल्ड एंटीजन के बीच में हाई एफिनिटी एंटीबॉडी के साथ। ठीक है, देखेंगे किस तरीके से। तो क्या होगा कि हम लोग जब हम लोग मिला रहे थे तो ये जो हम लोग का एंटीबॉडी था और यहाँ पे जो था एंटीजन था, ये एंटीजन को अगर मैं कर दूँ रेडियो लेबल्ड, ठीक है, इस एंटीजन को मैंने क्या कर दिया, रेडियो लेबल्ड, और पूरा जितने भी इस तरीके के हिस्से थे सब में जो है वो मैंने डाल दिया रेडियो लेबल्ड एंटीजन वाला हिस्सा। पूरा क्या कर दिया, सैचुरेट, जितने भी एंटीजन बाइंडिंग साइट थे उसको जो है वो मैंने पूरा इस तरीके के रेडियो लेबल्ड एंटीजन से मैंने क्या कर दिया, सैचुरेट। और उसके बाद मैंने इस सॉल्यूशन में जिसमें पूरे तरीके से इस तरीके से रेडियो लेबल्ड एंटीजन से बंधे हुए जो है वो एंटीबॉडीज़ हैं, उसमें मैं कौन सा अनलेबल्ड, जिसको रेडियो लेबल से जो है वो अभी जो है वो बाइंड करके नहीं रखा हुआ है, वैसा एंटीजन डालना चालू करूं। ठीक है, एंटीजन सेम है लेकिन एक एंटीजन जो है वो रेडियो एक्टिविटी रखते हैं और दूसरे एंटीजन जो हम लोग बाद में डाल रहे हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो कंपटीशन होता जाएगा और जब कंपटीशन होता जाएगा तो ये जो रेडियो लेबल्ड वाले जो है एंटीजन इनकी मात्रा कम होती जाएगी और जो है अनलेबल्ड जो है वो जो है वो जाके बाइंड करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में कौन से हैं अपने अनलेबल्ड एंटीजन। ठीक है, तो यही कंपटीशन के कारण जो है वो इसका नाम पड़ा रेडियो या रिया, रेडियो इम्यूनोएसे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि पहले हम लोगों ने एक अनलेबल्ड एंटीजन, या जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं अनलेबल्ड एंटीजन, वो जो है वो है, और लेबल्ड एंटीजन पहले से ही किससे बाइंड किया हुआ है, अपने एंटीबॉडी से, और सॉल्यूशन में इसको डाल दिया और दोनों के बीच में क्या चल रहा है, कंपटीशन, कि कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा मात्रा में जो है उसको बाइंड कर पाएगा। ठीक है, इसमें जो चीज़ ध्यान रखने की है कि सबसे ज़्यादा गामा इमीटर या I-125 का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बीटा इमीटर जो H3 या 14C, इस तरीके की चीज़ों से जो है हम लोग रेडियो लेबल्ड के। तो रेडियो लेबल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एंटीजन एक प्रोटीन है तो उसके किसी एक मॉलिक्यूल को, क्योंकि प्रोटीन है तो फॉस्फोरस होगा, या इस केस में मान लो कि कार्बन को ले लें तो कार्बन 14, तो प्रोटीन के जो कार्बन होंगे वो किससे रिप्लेस कर दिए गए, कार्बन 14 से, तो वाला प्रोटीन क्या बन गया अपना, रेडियो लेबल्ड। ठीक है, और उसका कोई स्पेसिफिक मतलब नहीं होता, जो भी साइज शेप वो सब होगे वो समान होगी, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी समान होगा। ठीक है, तो जनरल प्रोसीजर क्या है, यही है। तो रिया इस टेक्निक को हम लोग समझते हैं सिस की सहायता से। तो रिया में क्या होता है कि चलिए पूरे डिस्क्रिप्शन को ही देख लेते हैं। एक्चुअल में पहले जो भी एंटीजन होगा उसको क्या बना देंगे, रेडियो एक्टिव बना देंगे। उसके बाद जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन होगा उसको एंटीबॉडी के साथ में क्या करा देंगे, रिएक्शन करा देंगे। तो जो एंटीजन, एंटीबॉडी और इससे जो एंटीजन हुआ ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रेडियो लेबल्ड एंटीजन। तो अपना जो भी ये जो एंटीबॉडी है वो रेडियो लेबल्ड एंटीजन से क्या हो गया, अटैच हो गया। और उसके बाद में जो अपना पेशेंट का सैंपल होगा जिसमें एंटीजन जो है रेडियो लेबल्ड नहीं होगा उसको जो है फिर इस सॉल्यूशन में डालेंगे। तो किसके किसके बीच में कंपटीशन होगा, इस नॉन लेबल्ड एंटीजन और इस लेबल्ड एंटीजन के बीच में कंपटीशन होगा। और धीरे धीरे ये नॉन लेबल्ड एंटीजन जो है वो किसकी जगह लेना चालू हो गया, रेडियो लेबल्ड एंटीजन की जगह लेना चालू हो गया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है और इसको जो है वो आगे जो है वो डायग्राम की सहायता से समझते हैं। लेट्स सपोज कि अपने पास एक जार था, ठीक, ये वाला जार जब हम लोग स्टार्ट किए थे हम लोगों ने अपने सारे एंटीजन को रेडियो लेबल्ड बनाया था और इस तरीके का अपना जार है। जितने भी अपने एंटीबॉडी हैं
ये सारे के सारे ये लेबल्ड वाले जो अपने जो एंटीजन है उसके साथ में बाउंड है। मतलब I-25 पूरा का पूरा किससे बाउंड है, मतलब जो भी हो इससे जो है वो पूरे पूरे बाउंड है। और इस ग्राफ में ज़रा ध्यान से समझिए, शुरुआती अवस्था में अगर जब हमारे एंटीबॉडी का हर एक जो बाइंडिंग साइट है वो किससे बाउंड है, जो रेडियो लेबल्ड वाले से, तो उस समय अगर हम लोग रेडियो एक्टिविटी मेजर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगी। जब हमारे अनबाउंड, ये अनलेबल्ड वाला कंसंट्रेशन है 0 है, तो जितना भी साइट है वो पूरा पूरा किससे, बाउंड वाले से भरा हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी। अब मान लो कि इन्फेक्टेड सीरम डालूं या ऐसा सीरम डालूं जिसमें जो है वो ऐसा एंटीजन है जो कि रेडियो लेबल्ड नहीं है, तो इसके और इसके बीच में क्या हो जाएगा, कंपटीशन होगा। और जो रेडियो लेबल्ड वाला जो एंटीजन है वो नॉन रेडियो लेबल्ड वाले एंटीजन के साथ में कंपटीशन होगा, तो रेडियो लेबल्ड वाली जगह में नॉन रेडियो लेबल्ड वाला जो है वो बाइंड होता जाएगा। और धीरे धीरे जो है उसी तरीके से नॉन रेडियो लेबल्ड वाले की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो देखिए ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जो है वो रेडियो लेबलिंग, और हर बार जब रेडियो लेबल मेजर करेंगे तो अब रेडियो लेबल्ड की जो रेडियो लेबलिंग का जो मेजरमेंट होगा वो कम होता जाएगा। देखिए इस वाले हिस्से में जैसे जैसे हम लोग नॉन लेबल्ड वाले की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उसकी जो रेडियो एक्टिविटी रीडिंग जो है धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जा रही है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नॉन लेबल्ड वाला जो था वो ये काबिलियत रखता था कि वो उसी एंटीबॉडी से बाइंड कर सके जिससे हमारा रेडियो लेबल्ड वाला बाइंड कर सकता था। ठीक है, यानी वो इसी एंटीबॉडी का जो है वो एंटीजन था। तो इससे हम लोग किसी भी बीमारी को या किसी भी केमिकल को पहचान सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता था कि वो एंटीबॉडी किस चीज़ का है। तो ये तरीका होता है रिया का, कि पहले पूरा पूरा लेबल्ड होगा और वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मेजर कीजिए, फिर धीरे धीरे नॉन लेबल्ड वाले एंटीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाइए, तो रेडियो एक्टिविटी धीरे धीरे क्या होती गई, कम होती गई, और यहाँ तक तो आते आते रेडियो एक्टिविटी जो थी बहुत ज़्यादा कम हो ही गई। अब रिया का जो है यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, पहले तो ड्रग के डिटेक्शन में किया जाता है, हिपेटाइटिस या बहुत हाईली कंटेंजियस वायरस है तो उसके लिए किया जाता है, कैंसर के डिटेक्शन में, ग्रोथ हार्मोन के डिटेक्शन में, ल्यूकेमिया वायरस जो ल्यूकेमिया कैंसर कॉज करता है उसके लिए, और जो होता है पेप्टिक अल्सर को पता करने में। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे जो दो टेक्निक थे एलिसा और रिया, ये ख़त्म हो गया और इसी के साथ में ये वाला यूनिट भी ख़त्म हो गया। थैंक यू।